ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर, इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 2 है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज है? मेमोरी देखिए कि ह्यूमन ब्रेन में भी हमारे लिए मेमोरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मेमोरी में हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। हमारे पास बेसिकली देखिए ह्यूमन बीइंग जो है हमारे लिविंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम देखिए आपको अपना नाम याद रहता है, आपको अपना घर याद रहता है, आपको अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके आसपास जिसके बारे में आपको मालूम है। तो ये सब चीजें कहाँ पर स्टोर्ड हैं? ये आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। तो इसके यूनिट इंट्रोडक्शन में देखिए, कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी कंपोनेंट of every computer system. This unit describes memory and memory devices used to store data and programs on a temporary or permanent basis. यानी इसमें आपके पास जो है तमाम मेमोरी के बारे में और मेमोरी से रिलेटेड डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी और उसे मेमोरी से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, वो जितना भी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है उसके अंदर उस डाटा को वो स्टोर करते हैं। डाटा और प्रोग्राम सब चीजों को स्टोर करते हैं। कुछ हिस्सा वो टेम्परेरी मेमोरी पर स्टोर करते हैं और कुछ जो है उसको परमानेंट मेमोरी पर स्टोर कर देते हैं। ये दो टाइप्स हैं आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी की। उसमें आपके पास जो है, अब देखें कि जैसे ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी होती है इसमें भी आपके पास परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी होती है या नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें टेम्परेरीली याद रहती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट ईयर 15 अक्टूबर को खाने में क्या खाया था, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा बता सकता है, नहीं बता सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मेमोरी नहीं है। रीजन ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाँ उन बच्चों को जरूर याद होगा अगर उन्होंने लास्ट ईयर 15 अक्टूबर पे कोई इवेंट जो है वो कोई ऐसी मेमोरेबल इवेंट है, सपोज किसी का बर्थडे था या कोई इस तरह की इवेंट था या कोई शादी थी, तो उसको शायद ये चीज याद हो। तो अब चीजें हमारी जो होती हैं वो रिलेट होती हैं, क्योंकि आपने किस दिन पे क्या खाया था वो दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज के 1 2 3 दिन तक आप इस इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में शॉर्ट टर्म में ये पड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद इसकी जरूरत नहीं होती है। इस तरह से आपके पास कंप्यूटर में भी मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं। आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। अब ये देखिए, ये आपने 4 डिफरेंट टर्म्स पढ़ ली हैं, टेम्परेरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी। ये कंपैरिजन है, टेम्परेरी वो है जिसके अंदर आपके पास डाटा जो है वो टेम्परेरीली स्टोर्ड है और परमानेंट में जो डाटा आपने स्टोर कर दिया वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया। सेकंड, आपने इसकी तरीके से इसकी 2 टाइप्स देख ली कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जिसमें डाटा सबसे पहले जाके इमीडिएटली जिसमें स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी है, और उसके बाद जब स्टोर होगा, जैसे आप पहले प्राइमरी क्लासेस पढ़ते हैं उसके बाद सेकेंडरी क्लासेस पढ़ते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी वो जिसमें डाटा सबसे पहले स्टोर होता है और उसके बाद फिर है वो ही प्राइमरी वाला डाटा जो है वो फिर जाके सेकेंडरी में स्टोर हो जाता है, यानी डायरेक्टली आप सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इसी को अब आपने इस तरह से रिलेट करना है कि जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी होती है, क्योंकि वो टेम्परेरी होती है, आप प्राइमरी मेमोरी में तो जाएगा ही जाएगा डाटा। अब अगर आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है, जो आगे परमानेंट पे या सेकेंडरी मेमोरी पे डाटा स्टोर करना है या नहीं करना, ये चॉइस है। ओके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की तरफ आते हैं। कंप्यूटिंग मेमोरी रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस। अब देखिए कंप्यूटर इटसेल्फ क्या है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स की कलेक्शन है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है तो डेफिनेटली इसमें मेमोरी के लिए भी हमारे पास कोई हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए जो कि मेमोरी में जो डाटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करे। और वो हार्डवेयर कंपोनेंट भी आपके पास 2 तरह का होगा, जो कि आपके पास जिसमें कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करेगा और कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करेगा। अब हम इन तमाम कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। फिजिकल पार्ट में इसमें इन कंप्यूटिंग मेमोरी रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स। ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर हमने क्या स्टोर करना होता है, जो भी स्टोर करेंगे, लेट्स से कि आप अपनी फोटोग्राफ्स भी स्टोर कर रहे हैं ना, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस की किसी ना किसी डाटा की फॉर्म में आपके पास स्टोर हो रही हैं। तो या तो आपके पास कुछ डाटा हो सकता है या कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो जब डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंबाइन होंगे तो उनको हम प्रोग्राम कहेंगे, अदरवाइज आपके पास जो है वो डाटा होगा। तो ये 2 चीजें हैं जो आप कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हैं, या तो प्रोग्राम्स हो सकते हैं या फिर डाटा हो सकता है। और फिर आप इसे टेम्परेरी मेमोरी पर भी स्टोर कर सकते हैं, परमानेंट पर भी कर सकते हैं।
टेम्परेरी पे स्टोर करेंगे तो जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे तो आपका वो डाटा जो है दोबारा आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसे परमानेंट मेमोरी पर स्टोर कर लिया तो फिर जब भी आप कंप्यूटर को अगर स्विच ऑफ भी करेंगे तो आपके पास जो डाटा है वो आपके लिए अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा। मेमोरी इन डिजिटल कंप्यूटर्स कंटेन द मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम and all the application programs and related data that is being। मेमोरी में क्या क्या होता है आपके पास, जितनी भी, अब जैसे हम अगर मैंने ये पीडीएफ जो है वो आपके पास एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, एक्रोबेट रीडर है, ये पीडीएफ फाइल को रीड करता है, तो ये भी कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद। ये इंस्टॉल जब हमने किया तो ये सेकेंडरी मेमोरी पे था, और जब हमने इसको यूज कर रहे हैं उस वक्त ये इसका कुछ हिस्सा टेम्परेरी मेमोरी में आ जाता है। जब भी हम जो चीज करंटली यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी में आना जरूरी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इसमें आपको क्या बताया, मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज शोन, दैट इज द मेन मेमोरी। ये जो टेम्परेरी मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, इसका तीसरा नाम जो है, या इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और अगर हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंप्यूटर के अंदर जो हम एक रैम लगाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो मॉड्यूल होता है, वो आपके पास जो है वो मेन मेमोरी कहलाता है। तो अब देखें कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली, इस फिगर को अब आप देखेंगे, ये फिगर आई होप सो कि मेरी स्क्रीन सब बच्चे देख रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें कि सीपीयू से डायरेक्टली आप सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा नहीं भेज सकते, कुछ भी नहीं जाएगा। सीपीयू डायरेक्टली जो आपके पास इंटरेक्ट करेगा मेन मेमोरी। बेसिकली आपके पास जो डाटा जा रहा है आपके इनपुट डिवाइसेस से, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मेन मेमोरी में जा रहा है। आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो जाके इस टेम्परेरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में, ये तीन वर्ड मैं यूज कर रही हूँ और तीनों का एक ही मतलब है। प्राइमरी मेमोरी भी वही है, मेन मेमोरी भी वही है, और आपके पास टेम्परेरी मेमोरी भी वही है। डाटा पहले उसमें जाएगा, उसके बाद उस डाटा की तरफ ये टू साइडेड एरो है सीपीयू की तरफ। उसके बाद या तो डाटा जो है वो अगर प्रोसेस होना है तो वो सीपीयू की तरफ जाएगा, और कुछ ना कुछ, जाहिर है सीपीयू की तरफ वो उसने इसलिए जाना है कि अगर आप उसको कहीं स्टोर भी करना चाह रहे हैं तो सीपीयू ही ये स्टोरेज का ऑपरेशन भी परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो देगा। उसके बाद अगर ये मॉनिटर स्क्रीन पे जाना है तो यहाँ से देखें, मॉनिटर स्क्रीन से डाटा आप कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकते। ये एरो टू डायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, वन डायरेक्शनल है। तो मेन मेमोरी से डाटा जो है वो सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा सकता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी से डाटा जो है वो रीड करके हम मेन मेमोरी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, और वहां से जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो एरो की डायरेक्शन सेकेंडरी मेमोरी की तरफ होगी। तो इसको जो है होपफुली इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप यहाँ देख लें, मेमोरी दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू एज शोन इन फिगर 2.1 इज कॉल्ड मेन मेमोरी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। Devices that provides backup storage are called secondary memory। अब बैकअप स्टोरेज का क्या मतलब है? जब आपके पास डाटा जो होता है आपने उसका बैकअप का मतलब है आप उसका रख रहे हैं, उसको स्टोर कर लें परमानेंटली। यानी अगर आपके पास करंटली डाटा जो है वो मौजूद है तो वैसे बैकअप का मतलब होता है एक टू स्टोर एन अदर कॉपी, यानी एक आपका डाटा कहीं पड़ा है, परमानेंट मेमोरी पे स्टोर्ड है, लेकिन उसके अलावा भी आप उसे कहीं और रखते हैं तो हम कहते हैं कि बैकअप हमारे पास पड़ा हुआ है डाटा का। तो यहाँ पर जो है उन स्टोरेज डिवाइसेस को भी एज ए हम बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल इसमें जो है हम इसको ये बेसिकली बेकिंग स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो होना चाहिए। यहाँ पर ये बैकअप नहीं होना चाहिए, ये बेकिंग होना चाहिए, बेकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये बेकिंग कुकिंग वाला बेकिंग नहीं है, ठीक है, ये सी के ही आएगा। तो ये बेकिंग स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, लेकिन यहाँ बैकअप लिखा हुआ है। बहरहाल ये वर्ड कहीं ना कहीं इस वोकैबुलरी में फिट हो जाता है किसी तरह। या फिर आप इसको मैस स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं। अब मैस स्टोरेज का क्या मतलब है? क्योंकि इस पे आप बहुत ज्यादा, मैस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो कि आपके पास साइज में ज्यादा चीज हो, तो बहुत ज्यादा डाटा आप इन पे स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। टेम्परेरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में आप बहुत ज्यादा डाटा नहीं स्टोर कर सकते। इसकी कैसे एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि जब आप काम कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर जो है वो एक एवरेज सा कंप्यूटर है और आप उसके ऊपर हैवी से ग्राफिक्स के 4-5 सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपका कंप्यूटर फौरन स्लो डाउन हो जाएगा। बल्कि वो शायद ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर इतनी मेमोरी लेते हैं कि वो 1 या 2 के बाद ही आपका कंप्यूटर जो है वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देगा, क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर्ड है। और टेम्परेरी मेमोरी जो है उसकी एक लिमिटेड स्पेस होती है, और उसमें अगर आप जो है
डाटा आपका स्टोर नहीं हो रहा मीन्स कि आप वो फुल हो गई है, तो उसके बाद आपका डाटा, आपका कंप्यूटर जो है उसे अपनी जो बेसिक सी प्रोसेसिंग करनी है ना, उसके लिए भी स्पेस नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो बहुत देर से मिल रही है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी एंड इट इज ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी ऑन डिमांड बेसिस। जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं उस किसी भी डाटा को, तो वो टेम्परेरी मेमोरी में आ जाता है कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से, और जब हम उसे यूज नहीं कर रहे होते तो हमारे पास डाटा वो सेकेंडरी मेमोरी पे सेव रहता है परमानेंटली। अब इस मेमोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई हार्डवेयर डिवाइस बनाते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स जो होती हैं कि ये डाटा किस तरह स्टोर करेगा, किस तरह इससे डाटा रीड किया जा सकता है, किस तरह इसके ऊपर डाटा राइट करेंगे, डाटा रीड करने में टाइम कितना लगेगा, इसके अंदर कितना डाटा स्टोर होना चाहिए, और जब हम ये डिवाइस बनाएंगे और यूजर को प्रोवाइड करेंगे तो इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें डाटा किसी भी कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट्स के लिए जो है उससे रिलेटेड हमें वो फैक्टर्स याद रखने, मतलब जहन में रखने होते हैं मैन्युफैक्चरर्स को भी। और उसी तरह से जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है उन एक्सपर्ट्स ने भी ये चीज जहन में रखनी है कि इस कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो किस तरह की है, उस मेमोरी में हम डाटा अगर स्टोर करवाना है तो कैसे करवाएंगे, अगर डाटा रीड करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो ये देखिए आपके पास मेमोरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये गिवन है आपके पास। एक्सेस मोड है, एक्सेस टाइम है, डाटा ट्रांसफर रेट, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। एक्सेस मोड देखिए इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। एक्सेस मोड आपके पास जो है वो दो तरह के होते हैं, सीक्वेंशियल और रैंडम। सीक्वेंशियल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये जो है ये डाटा है और मैंने इसको रीड करना है, तो मेरे पास एक तरीका ये है कि पहले मैं ये वाली लाइन रीड करूं, उसके बाद फिर मैं तभी दूसरी लाइन रीड कर सकती हूँ, उसके बाद तीसरी लाइन रीड होगी, फिर चौथी एंड सो ऑन। लेकिन अगर मेरे पास जो है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं इस तरह से। अब आप देखें कि अगर आपके पास मैं यहां से रीड कर रही हूँ ऊपर से, सोचे कि मेरे पास नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अब देखें ये कंप्यूटर मेमोरी वाला पार्ट आपसे गायब हो गया ना। नीचे की तरफ देखेंगे अगर आप मेरी स्क्रीन पे, आई डोंट नो इंटरनेट की वजह से आपके पास कितनी जाता है, लेट्स से कि अब हम ये रीड कर रहे हैं मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बिल्कुल नीचे आ जाए स्क्रीन के यहाँ पर। तो अभी मैंने एक लाइन रीड की है, अब मैं इसकी चौथी पांचवी लाइन रीड नहीं कर सकती इस पैराग्राफ की, बिकॉज इट्स नॉट विजिबल फॉर मी दैट सॉर्ट ऑफ एक्सेस। अब मैं इसकी पहली लाइन रीड कर सकती हूँ, मेमोरी हैज टू मेजर एक्सेस मोड, सीक्वेंशियल एंड रैंडम। इन सीक्वेंशियल एक्सेस मोड मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन सीरियल ऑर्डर। तो ये देखिए ये कौन सा मोड है, दैट इज सीक्वेंशियल मोड। मैं अगर मैंने लाइन नंबर 10 पे जाना है तो पहले मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस रीड करनी पड़ेंगी, उनको रीड करने के बाद ही मैं आगे जा सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। लेकिन अगर ये इस तरह मेरे पास डाटा मौजूद है तो ये रैंडम एक्सेस है। अब यहाँ से मैं ये सारा जो है, लेट्स से कि मुझे ये लाइन चाहिए थी, मैंने इनको रीड किया लाइन नंबर 3 को, अब मुझे बाकी नहीं चाहिए, मैंने इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दी एक्सेस टाइम को भी, और उसके बाद मैंने मतलब मुझे ये एक्सप्लेन ही नहीं करना, मुझे डायरेक्ट ये करना है सपोज, तो मैं डायरेक्ट ये लाइन रीड कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। In sequential access mode, memory can be accessed only in serial order. If we have to access fourth memory location, then first we would have to move the first three location and skip them, and only then we can access the fourth location. अब जैसे देखिए अगर ह्यूमन ब्रेन भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें से सिर्फ एक्सेस टाइम पढ़ाना है, लेकिन मुझे स्क्रॉल करने के लिए एक्सेस मोड से स्क्रॉल करना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको जरूरी नहीं कि रीड करती जाऊं, मैं उसको बस ये ओपन करूंगी, आगे आगे स्क्रॉल करूंगी, ये लाइन गुजर जाएगी मेरी नजर से, ये गुजर जाएगी, ये गुजर जाएगी, लेकिन मैं उसको रीड करके उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रही, मैं सिर्फ समझे कि उसको स्किप कर रही हूँ, सॉरी स्किप नहीं कर रही, उसमें से गुजर रही हूँ, यानी उसको मैं एक्सेस कर रही हूँ, उसको प्रोसेस नहीं कर रही। तो सेम काम यहाँ पर होगा कि वो मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस पहले करेगा, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, और फिर वो फोर्थ लोकेशन को जब एक्सेस कर लेगा, फिर कंप्यूटर जो है या सीपीयू जो है वो अपने उस डाटा को रीड करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीरियल एक्सेस मोड। सिक्वेंशियल को सीरियल भी कहते हैं। इन रैंडम एक्सेस मोड मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड एट रैंडम। If we have to access fourth location, then we can directly go to the fourth location। ये मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्टली आप 100th लोकेशन पे जाना चाहते हैं, 1000th लोकेशन पे जाना चाहते हैं, तो किसी पर भी डायरेक्ट जा सकते हैं। माहीन नवीद, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अब आप मुझे बताएंगी कि दोनों में से
सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस, इन दोनों में से फास्ट कौन सा मेथड है? मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। माहीन नवी जवाब दें बेटा। ओके जी, अब देखते हैं एक्सेस टाइम। इट इज द टाइम टेकन टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मेमोरी। एक्सेस टाइम इन सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइस इज मोर देन द रैंडम एक्सेस। तो देखिए आगे लिखा भी हुआ है आपके पास कि इनको एक्सेस करने में, यानी आपके पास जो डिवाइस रैंडम एक्सेस वाले होंगे वो ज्यादा फास्ट होंगे। अब यहाँ से आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है, वो क्या है कि हम कंप्यूटर में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों यूज करते हैं फॉर टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, रैम मैंने आपको यही बताया ना कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है इसको हम रैम भी कहते हैं। टेक्निकली जब आप कंप्यूटर के लिए अपने कंप्यूटर के लिए ये वाली टेम्पररी मेमोरी परचेज करने जाएंगे तो आप शॉपकीपर से कहेंगे कि जी मुझे एक रैम मॉड्यूल दे दें और उसकी कोई कैपेसिटी और कोई टाइप बता देंगे जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कंपेटेबल है। तो उसका क्या मतलब है कि रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज किया जाता है टेम्परेरी मेमोरी और मेन मेमोरी के तौर पे, क्योंकि ये फास्ट होती है और जितनी हम हमारे पास जो कंप्यूटर की जो इमीडिएट स्पीड हमें फील हो रही होती है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। और भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन उनमें से एक फैक्टर हमारी जो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी या रैम की कैपेसिटी है। नेक्स्ट आ जाए जी डाटा ट्रांसफर रेट। ये भी हर हार्डवेयर डिवाइस टू डिवाइस स्पेसिफिक होता है। इट इज द टाइम टेकन टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन मेमोरी डिवाइस टू अनदर। इसकी एग्जांपल इसको आप खुद से पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी फ्लैश ड्राइव पड़ी है और आप उसके ऊपर लेट्स से आपने 10 GB का डाटा, बहुत पुरानी है तो वो शायद उसकी 10 GB कैपेसिटी ना हो, 1 GB की अगर आपने उस पर डाटा ट्रांसफर करना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने रिसेंटली कोई परचेज की है फ्लैश ड्राइव जिसकी के ट्रांसफर रेट, जिस पे डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा अच्छा है, फास्ट है, उस पे डाटा बहुत जल्दी 1 GB डाटा बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपकी वो जो फ्लैश ड्राइव के ऊपर डाटा स्टोरेज करने के लिए और उसके ऊपर डाटा ट्रांसफर करने का जो रेट उस पे मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया है उस पर डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटी तो अब आपको मेरे ख्याल से अंदाजा होगा, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जो फ्लैश ड्राइव अगर नहीं भी आप यूज करते तो आपको उसके अंदर अपने जो मोबाइल फोन्स के अंदर मेमोरी कार्ड्स हैं, जब आप पिक्चर्स बनाते हैं तो उस वक्त भी आपको वो अंदाजा होता है कि जी हमारे मोबाइल में जो स्पेस थी वो फुल हो गई है तो अब हमें इसको खाली करने की जरूरत पेश हो रही है। तो इसलिए आम लोगों को भी अब कंप्यूटर में ये कैपेसिटी का आइडिया है मेमोरी कार्ड्स के हवाले से। तो सेम चीज जो है दैट इज वैलिड फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। हमारी हार्ड ड्राइव की भी कैपेसिटी होती है, साइज होता है, और कैपेसिटी जो होती है हमारे पास मेमोरी की, उसको हर चीज की कोई मेजरमेंट यूनिट होती है। जैसे अगर हम बात करें कोई चीज जो हमने वेट करनी होती है तो उसके लिए लेट्स से हम उसे ग्राम्स में या आउंसेस में वेट कर सकते हैं, फिर ग्राम से आगे किलोग्राम्स एंड उससे भी ज्यादा बड़े यूनिट्स में आप चले जाएंगे। इसी तरह से जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम बाइट्स में जो है वो मेजर करते हैं। तो सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है बिट होती है, बिट में आप या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या 1, यानी उसमें एक 1 आप कह लें कि मेमोरी लोकेशन होती है। और फिर इस तरह बिट से बाइट्स बनते हैं, फिर वो बाइट से किलोबाइट्स हो जाते हैं, फिर मेगाबाइट्स हो जाते हैं, उसके बाद मेगाबाइट्स के बाद गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स एंड सो ऑन। ये इस तरह मेमोरी यूनिट्स चलती जाती हैं। कॉस्ट अब देखते हैं। इट इज द प्राइस दैट कंप्यूटर यूजर्स हैव टू पे एज पर कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। तो जितनी ज्यादा अगर आप फ्लैश ड्राइव लेने जाएंगे, लेट्स से आपने 16 GB की फ्लैश लेनी है तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अगर आपने 32 या 128 GB की फ्लैश ड्राइव लेनी है तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। डेफिनेटली जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द स्लोअर वन एंड विद लेस कैपेसिटी। अब ये आपके पास मेमोरी की टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मेमोरी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। और इस तरह हम अपने मेमोरी डिवाइसेस जो होते हैं मेमोरी उनके बारे में, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम उनको परचेज करते हैं, यूज करते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं अपने डाटा के स्टोरेज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेमोरी टर्मिनोलॉजी। ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया है तो अब हम इस नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।